प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 9 जून को शक्ति सिंह गोहिल गुजरात का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया था। क्या होगी गोहिल की रणनीति? देशभक्ति सिंह ने क्या लगाया भाजपा पर आरोप? गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कार्यभार संभालने के साथ ही अपने तेवर साफ कर दिए हैं। साबरमती आश्रम में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को नमन करने के बाद शक्ति सिंह गोहिल पदयात्रा करके अहमदाबाद के पालड़ी स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे और अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दबाव डालकर नेताओं को तोड़ती है। गोहिल ने पार्टी के वापस लौटने वाले नेताओं की घर वापसी होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेताओं इस संबंध में कई इच्छुक लोगों से बात की है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा पार्टी प्रदेश में एक पॉजिटिव एजेंडा लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी निम्न कक्षा की राजनीति नहीं करेगी। महाभारत का उल्लेख करते हुए गोहिल ने कहा कि पांडवों को भी बार बार हार मिल रही थी, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की हुई। गोहिल ने कहा कि आखिर में जीत सत्यमेव जयते ही होगा। गोहिल ने एक सवाल के जवाब के बाद कहा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने बजरंगबली का मुद्दा उठाया था, लेकिन नतीजों में साफ हो गया कि बजरंगबली और अली दोनों कांग्रेस के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। कर्नाटक सरकार ने राज्य में पाठ्य पुस्तकों से आरएसएस संस्थापक केवी हेडगेवार और बीडी सावरकर पर आधारित चैप्टर्स को हटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। गडकरी को निशान बनाकर कांग्रेस ने क्या किया कटाक्ष? कर्नाटक सरकार के किताबों से हेडगेवार और वीर सावरकर पर आधारित चैप्टर्स हटाने का बीजेपी विरोध कर रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आलोचना करते हुए कांग्रेस सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा, हम मानते हैं कि भारत और कर्नाटक के छात्रों को के.बी. हेडगेवार और वी.डी. सावरकर की विचारधारा की बजाय भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में पढ़ना चाहिए। गौरव वल्लभ ने ये भी कहा, पीएम मोदी और अमित शाह तो नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो आरएसएस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाए जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 दिन पहले कहा था कि महात्मा गांधी के हत्यारे गॉड से भारत के सपूत थे। दरअसल नितिन गडकरी शनिवार को नागपुर में वी.डी. सावरकर पर आधारित एक किताब के विमोचन के मौके पर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूल सिलेबस से डॉक्टर हेडगेवार और वीर सावरकर से जुड़े चैप्टर्स को हटा दिया गया है। इससे ज्यादा पीड़ादायक और कुछ नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भारत राष्ट्र समिति ने भी पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। यहां पार्टी ने नागपुर में अपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने राजनीतिक दलों को घेरा है और स्थानीय लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। केसीआर के बयानों पर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पलटवार किया है। शरद पवार ने केसीआर को बताया बीजेपी की बी टीम। लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिशों के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी को लेकर शरद पवार के बयान ने साफ कर दिया है कि यह संघ काशी नहीं पहुंचेगा। केसीआर की भारत राष्ट्र समिति ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पवार ने परोक्ष रूप से राज्यसभा को बीजेपी की बी टीम बताया और कहा कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। पवार ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 2019 के चुनाव में प्रकाश आंबेडकर के वंचित बहुजन अघाड़ी की मौजूदगी के कारण हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना होगा कि क्या बीआरएस भी ऐसा करके बीजेपी की दूसरी बी टीम साबित होती है। के चंद्रशेखर राव ने नागपुर में बीआरएस कार्यालय का उद्घाटन किया और घोषणा की
कि बीआरएस अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए महाराष्ट्र में अपने आधार का विस्तार करेगी। केसीआर 23 जून को पटना में नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य में भाजपा शिवसेना गठबंधन पर केसीआर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहा गया कि वो विपक्ष के वोट बैंक को काट देंगे। हालांकि केसीआर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए, जिसने एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की सहयोगी वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए और राजनीतिक दलों की चुप्पी ने हैरानी पैदा कर दी है। प्रकाश अंबेडकर औरंगजेब की मजार पर तभी गए थे जब औरंगजेब के पोस्टर और महाराष्ट्र में स्थिति को लेकर अहमदनगर और कोल्हापुर में हिंसा हुई थी। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना औरंगजेब का जमकर विरोध कर रही है, लेकिन अंबेडकर पर दोनों पार्टियों के नेता खामोश है। बीजेपी के सूत्र निजी तौर पर मानते हैं कि अगर अंबेडकर की जगह कोई और नेता औरंगजेब के पास जाता तो हम हंगामा खड़ा कर देते, लेकिन अंबेडकर के खिलाफ बोलने में राजनीतिक नुकसान है। भाजपा अंबेडकर विरोधी स्टैंड लेकर मुस्लिम दलित दूरी बनाने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि इससे उद्धव ठाकरे को फायदा होगा। औरंगजेब के मकबरे पर जाने के बाद प्रकाश अंबेडकर ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि औरंगजेब का मकबरा एक ऐतिहासिक इमारत है। औरंगजेब ने 50 साल जिस इतिहास पर राज किया उसे कोई कैसे मिटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्वराज चुनावों के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने के कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के विवाद खड़ा कर दिया है। क्या है बंगाल की राजनीति की महत्वपूर्ण खबर की अंदर की बात। पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्वराज चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश ने विवाद खड़ा कर दिया है। जानकारों के मुताबिक हाईकोर्ट ने यह आदेश देकर चुनाव आयोग के कामकाज में दखल दिया है। इस आदेश को ममता बनर्जी सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य चुनाव आयोग और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कानूनी सलाहकारों के साथ बैठक के बाद उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले स्थानीय चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर राज्य भर के संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया था। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने पर राज्य में कई जगहों पर हिंसा भड़क गई। इसके बाद बीजेपी समेत विपक्ष में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए आवेदन दिया था। विपक्ष का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस इस बार भी विपक्षी उम्मीदवारों को पर्चा नहीं भरने दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने देश के बंटवारे के मुद्दे को सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस पर क्या किया डोभाल ने दावा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने देश के बंटवारे के मुद्दे को सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। डोभाल का दावा है कि आजादी के वक्त अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता। दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए डोभाल ने नेताजी को एक प्रतिभाशाली कहा और कहा कि नेताजी में गांधी को चुनौती देने का साहस था जब वह अपने राजनीतिक जीवन में चरम पर थे। कांग्रेस से इस्तीफा देकर उन्होंने नए सिरे से अपना संघर्ष शुरू किया, अपनी अलग पहचान बनाई। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक डोभाल भाजपा नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उन्हें राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय डोभाल राजनीतिक बयान दे रहे हैं, यह मानते हुए कि डोभाल इतिहासकार नहीं है, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अलग प्रकार की बात करके डोभाल अपना गौरव कम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक दिन के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर बनकर काम किया। क्या था मामला, क्यों सुनक बने इमिग्रेशन ऑफिसर। ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक दिन के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर बनकर काम किया। उन्होंने गैर कानूनी तरीकों से ब्रिटेन में घुसने वाले प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया।
इस दौरान 20 देशों के 105 लोग गिरफ्तार किए गए। ऋषि सुनक ने इमिग्रेशन ऑफिसर बनने की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी। प्रवासियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में सुनक ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। सुनक ने इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ नॉर्थ लंदन के ब्रेट इलाके में गैर कानूनी प्रवासियों के ठिकानों पर रेड डाली। अलग अलग तरीकों से ब्रिटेन में घुसने वाले गैर कानूनी प्रवासियों को रोकना सुनक की सरकार का चुनावी एजेंडा है। इमिग्रेशन ऑफिसर के तौर पर काम करने के बाद सुनक ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक दिन इमिग्रेशन के साथ काम कर मैंने छोटी नावों और दूसरे तरीकों से आने वाले गैर कानूनी प्रवासियों को रोकने का वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा, ये देश ही तय करेगा कि यहाँ कौन आएगा, न कि कोई क्रिमिनल गैंग। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2022 में 233 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों ने गैर कानूनी तरह से छोटी नावों के जरिए इंग्लिश चैनल को पार किया था। वहीं 2023 में एक महीने में ही ये आंकड़ा 250 को पार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। चक्रवात बिपरजॉय के लैंडफॉल के बाद अब आफ्टर इफेक्ट से कई प्रदेशों पर असर पड़ रहा है। राजस्थान में हुई भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालत दिखे हैं। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और मध्य प्रदेश में कैसे हैं हाल? साइक्लोन बिपरजॉय के लैंडफॉल के बाद लगातार उसके कहर का विस्तार हो रहा है। चक्रवात के तूफानी असर का आलम यह है कि गुजरात के बाद अब राजस्थान इसकी जद में है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर तक इसके आफ्टर इफेक्ट पड़ने की आशंका जताई है। दक्षिण राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश की संभावना है। यूपी के दक्षिणी हिस्से में 2-3 दिनों में बारिश होगी। अरब सागर से आ रही हवाओं की वजह से दिल्ली, एनसीआर में हल्की बारिश हो रही है। मानसून के 2-3 दिनों में पूर्वी भारत में दस्तक देने की संभावना है। राजस्थान के 3 जिले जालोर, सिरोही और बाड़मेर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने चक्रवात बिपरजॉय के कारण गुजरात तट को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात किया है। समुद्री एजेंसी के रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक किसी भी नौका या वस्तु के बह जाने की कोई सूचना नहीं है। चक्रवात ने गुरुवार शाम गुजरात में कच्छ तट पर जखाऊ के पास दस्तक दी। पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए और घरों को भी नुकसान पहुंचा था। प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के लिए जनता शुक्रवार को खूब भीड़ लगाकर पहुंची। रामायण की कहानी पर बेस्ड इस फिल्म का ग्रेड स्केल सभी को एक्साइट कर रहा था, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स ने दर्शकों को काफी निराश किया। लेकिन अब मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर कहा कि फिल्म के डायलॉग्स बदले जाएंगे। प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के लिए जनता खूब भीड़ लगाकर पहुंची। रामायण की कहानी पर बेस्ड इस फिल्म का ग्रैंड स्केल सभी को एक्साइट कर रहा था, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स ने दर्शकों को काफी निराश किया। रामायण की कहानी दिखने वाली फिल्म में कई डायलॉग आज की आम बोलचाल की भाषा में थे, जिसकी वजह से पहले दिन से ही फिल्म की खूब आलोचना हुई। अब मनोज मुंतशिर ने कहा है कि इसी हफ्ते फिल्म के विवादित डायलॉग बदले जाएंगे और उन्हें फिल्म में शामिल किया जाएगा। अपने ट्वीट के अंत में मनोज ने लिखा कि वो अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म के मेकर्स और डायरेक्टर के साथ मिलकर तय किया है कि डायलॉग्स बदल दिए जाएं। उन्होंने दर्शकों से वादा करते हुए लिखा, मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे। इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे। श्री राम आप सब पर कृपा करे। आदिपुरुष के डायलॉग लिखने वाले राइटर मनोज मुंतशिर ने शनिवार को अपने डायलॉग्स के बचाव में कहा था कि ऐसी भाषा गलती से इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि ये जानबूझकर किया गया है ताकि यंग ऑडियंस रिलेट कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट। देओल के लाडले बेटे करण देओल अपनी लेडी लव दिशा आचार्य संग शादी के बंधन में बंध गए हैं। करण और दिशा अब से पति पत्नी हैं। पूरा परिवार न्यूली मैरिड कपल को अपना आशीर्वाद दे रहा है। वो पल आखिर आ ही गया है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। सनी देओल के लाडले बेटे करण देओल अपनी लेडी लव दिशा आचार्य संग शादी के बंधन में बंध गए हैं। करण अपनी दुल्हनिया को लेने जोरों शोरों से घोड़ी पर बारात लेकर निकले थे।
करण और दिशा की शादी की रस्में पूरी हुई। करण और दिशा 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। देओल परिवार में इस समय जश्न का माहौल है, क्योंकि उनके लाडले बेटे करण अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं। जानकारी के मुताबिक करण की शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं। अब करण और दिशा पति पत्नी बन चुके हैं। करण देओल की दुल्हन दिशा आचार्य की पहली तस्वीर सामने आ गई है। लाल जोड़े में दुल्हन बनी दिशा बेहद खूबसूरत लग रही है। दूल्हे के पापा यानी सनी देओल इस समय सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके लाडले बेटे करण आज अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पोते करण की बात में दादा धर्मेंद्र का टशन देखने लायक है। धर्मेंद्र ने करण की बारात में जमकर डांस किया। ढोल पर नाचते हुए धर्मेंद्र की फोटो सामने आई है, जो आपका मन खुश कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट।